अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल एक मैंने कहा था, प्रैक्टिस क्वेश्चन 5। फिर टाइम निकाला कि नहीं निकाला? नहीं, वेरी गुड। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया ये तो। है देख लिया है, चलो ये भी अच्छी बात है, अगर देख लिया तो बहुत है। अच्छा चलें ठीक है, कराता हूँ मैं। हैं जी, कौन से सारे टेबल? मर्जी है आपकी, कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन ये टिप्स हैं, असल तो वही तरीका तो असल वही है। वो 4 जो सिनेरियो हैं असल तो वही हैं, लेकिन ये टिप्स थे जो मैंने बताए थे टेक्स्ट बेसिस, याद कर लें, अच्छी बात है। पेज 13 पे आए, पेज 12 पे, पेज 12 नोट्स कराता हूँ। ठीक है, ये लगाना है यार, ज़बानी मुश्किल हो जाएगा बताना। ये डेफर्ड टैक्स का नोट इसमें आपसे नोट्स टेस्ट हो सकते हैं। एक नोट होता है डेफर्ड टैक्स का और एक नोट होता है टैक्स एक्सपेंस का। पहले डेफर्ड टैक्स का बताता हूँ, ये आसान है। डेफर्ड टैक्स का नोट ये होता है कि जो साल के एंड पे डेफर्ड टैक्स का नेट बैलेंस बैलेंस शीट में आ रहा है, और जो साल के शुरू में आ रहा था यानी पिछले साल आ रहा था वो ये है। ये पिछले साल बैलेंस शीट में आ रहा था और ये इस साल बैलेंस शीट में आ रहा है।
लेकिन ये तो नेट एक फिगर है। अगर सब पे अलग अलग डेफर्ड टैक्स बनता तो किसी पे डीटीएल बनता, किसी पे डीटीए बनता। इस नोट में वो बताना होता है कि जो साल के एंड पे बैलेंस शीट में नजर आ रहा है वो सब पे अलग अलग बनता तो क्या बनता। तो जिन जिन आइटम्स के ऊपर होता वो आइटम्स बतानी है। जिन पे पॉजिटिव यानी डीटीएल बनता उसको इस सेक्शन में, और जिन पे डीटीए बनता उसको इस सेक्शन में। ये मैंने 5-6 मिसालें लिखी हैं, बस ये बस मिसालें हैं। इस नोट को बनाने का तरीका यह है कि जो हम लोगों ने कल डेफर्ड टैक्स की ईयर एंड की वर्किंग की थी उसमें सारी आइटम्स लिस्ट डाउन की थी। सब पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव बैलेंस आ रहा था, कहीं नेगेटिव आ रहा था, और फिर रेट लग के भी एंड या तो डीटीएल था या डीटीए था, उसको यहां लिखना है, उसको यहां लिख देना है। उनके ओपनिंग बैलेंसेस भी थे वो यहां लिख देना है। जैसे कल सवाल के अंदर 2 ईयर्स की वर्किंग की थी तो वो दोनों ईयर्स की वर्किंग यहां लिखनी। और अभी तक मैंने आपको ये चीज नहीं पढ़ाई, ये आज पढ़ाऊंगा। अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि बीडीसीडी में जो डिफरेंस है वो टैक्स एक्सपेंस में जा रहा है। अभी तक हमने ये पढ़ा है, आज ये भी बताऊंगा। क्योंकि जो डेफर्ड टैक्स के ऊपर मजीद जो डेफर्ड टैक्स बन रहा होता है वो हो सकता है डायरेक्टली इक्विटी में जाए, जैसे ये शेयर ऑप्शंस के अंदर होगा, और ओसीआई में जाए जैसे रीवैल्यूएशन, आईएफआरएस 9 इनके ऊपर होगा। तो अगर डेफर्ड टैक्स इन आइटम्स में चार्ज हो रहा है तो वो इस कॉलम में आएगा। अभी तक मैंने ये नहीं पढ़ाया, अभी तक आपको ये पढ़ाया है। तो उसका तरीका ये होगा कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, और अगर बीच में नेगेटिव है तो माइनस हो रहा होगा। तो इस नोट के अंदर इस साल के एंड पे की भी वर्किंग की फिगर यहां लिखेंगे, पिछले साल के एंड पे की भी फिगर यहां लिखेंगे। ये सवाल में कोई ना कोई ट्रांजेक्शन होगी जो यहां और यहां टैक्स आना होगा। ये सवाल में स्पेसिफिकली कोई ट्रांजेक्शन होगी तो बताई होगी। उसके अलावा जो भी इस टेबल की बैलेंसिंग फिगर होगी वो यहां आनी होगी, और ये वही चीज होगी जो यहां हम नेट डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर निकाल रहे थे अकाउंट बना के। जो डेफर्ड टैक्स का अकाउंट बना के बीडी सीडी का डिफरेंस ले रहे थे ना, वो ये चीज है। अब वो हर लाइन आइटम से रिलेटेड निकलेगा जो कि इस टेबल की ये बैलेंसिंग फिगर होगी। ये फिर बता रहा हूं, ओपनिंग बैलेंसेस जो पिछले साल की क्लोजिंग की वर्किंग है, ये क्लोजिंग बैलेंसेस जितनी भी लाइन आइटम है डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में, ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आ गए ड्यूरिंग द ईयर। इसमें अगर कोई डेफर्ड टैक्स चार्ज होना है तो वो सवाल में क्लियरली मौजूद होगा, वो जहां भी बनता था वहां लिख के उसके बाद इस टेबल की जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो इस कॉलम में निकलेगी। वो टोटल टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर डेफर्ड टैक्स होगा। ये डेफर्ड टैक्स का नोट है। इस नोट को बनाने का तरीका वो आपको बता दिया। अगर इसके बारे में कुछ लिखना हो अपनी किताब पे तो लिख लें कि कैसे बनाना है इसको। आप कहेंगे दोबारा बता दें। जो क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन है ये वो फिगर्स हैं, जितने भी सवाल में लाइन आइटम्स हैं, और जो पिछले साल की कैलकुलेशन है ये वो फिगर्स हैं। हो सकता है कि कोई आइटम ऐसी हो जिसका बीडी ना हो सीडी हो सकता है बीडी हो सीडी ना हो। तो जो कुछ भी बीडी सीडी में लाइन आइटम्स अवेलेबल थी इन दो ग्रुप्स में अलग अलग, जो हमारी कैलकुलेशन में पॉजिटिव फिगर्स आ रही हैं वो ये हैं, जो नेगेटिव फिगर्स आ रही हैं वो ये हैं। बीडीसीडी आने के बाद सवाल में कोई ना कोई फॉर द ईयर डेफर्ड टैक्स इक्विटी या ओसीआई में जाने वाला हुआ तो वो बताया होगा, वो सिखाना है अभी। जहां भी है वहां लिखने के बाद फिर इस टेबल की जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो पीएनएल वाला कॉलम होगा, और ये होगा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर। में जो एक्सपेंस आ रहा होता है डेफर्ड टैक्स जी, उसको इन कॉलम में डिवाइड करना है। नहीं, अभी तक मैंने आपको बताया ही एक्सपेंस था, अभी तक मैंने आपको ये बताया नहीं था। अदरवाइज टी अकाउंट भी अगर बनाऊं ना तो उसके अंदर भी इक्विटी वाली चीजें हैं, पीएनएल की अलग है। तो वो टी अकाउंट की बजाय ना इस तरह कर लिया करेंगे, नोट का नोट बन जाएगा और वर्किंग की वर्किंग। अगर नोट डेफर्ड टैक्स वाला मांगा हुआ ना सवाल में, अक्सर मांगा जाता रहा है, तो फिर ये उसका प्रॉपर सोल्यूशन है। और अगर नहीं मांगा हुआ तो आपने डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर तो बहरहाल निकालना ही है, तो यहीं से निकालने बेशक। लेकिन अगर इसने ये नोट नहीं मांगा हुआ और चक्कर में नहीं पड़ना तो बस ये ठीक है, टी अकाउंट। ये डेफर्ड टैक्स का नोट है भाई, इसको कैसे बनाना है इतनी दफा बता दिया है, कोई जरूरत नहीं लिखने की, कुछ सब याद हो गया है, सब याद हो गया पूरा, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं कुछ।
ठीक है, टैक्स एक्सपेंस का नोट, टैक्सेशन का नोट भी कह सकते हैं इसको, टैक्स एक्सपेंस का नोट भी कह सकते हैं। टैक्स एक्सपेंस बनता है दो फिगर से मिलके, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। ये टैक्स एक्सपेंस है। टैक्स एक्सपेंस जो है ना, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स, इन दोनों से मिलके बनेगा। दिस प्लस दिस, ये टैक्स एक्सपेंस है। और ये टैक्स एक्सपेंस है जो इनकम स्टेटमेंट के फेस पे पीबीटी के नीचे टैक्स एक्सपेंस आएगा, वो ये है। अब इसके नोट के अंदर एक तो बता दिया ब्रेकअप करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स का। करंट टैक्स दो तरह का होता है, एक वो जो करंट टैक्स फॉर करंट ईयर है, जो इस साल की रिटर्न में भर के देना है, इसको करंट टैक्स फॉर करंट ईयर कहते हैं। वो जो करंट टैक्स कैलकुलेट किया ना, एक दो सवाल जरूर जबानी देखे बेशक, उसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट से लेके टैक्स प्रॉफिट तक पहुंचना और फिर उसमें ब्रॉड फॉरवर्ड लेस लॉस करना, उस सब का एक एंड रिजल्ट निकालना, वो कहलाता है करंट टैक्स फॉर करंट ईयर। ये फिगर करंट टैक्स वाली वर्किंग से निकलेगी। अगर सवाल में ये टैक्स का नोट रिक्वायर्ड हुआ, जो कि अक्सर होता है, यानी काफी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेबल चीज है टैक्स का नोट, ये दिसंबर 21 में आया था सवाल, जून 22 में तो नहीं आया, 20 नंबर का सवाल। इसमें डेफर्ड टैक्स वाला नोट भी मांगा हुआ है, ये जो भी पहले दिखाया था, और ये वाला नोट भी मांगा हुआ है। दिसंबर 21, 20 नंबर है। इस बार इसके चांस जैसे देखता हूं जून 22, मेरा ख्याल है जून 22 में नहीं आया है, नहीं आया। उससे पहले सवाल टैक्सेशन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का नोट, उससे पहला सवाल टैक्सेशन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का नोट। तो इसका नोट ही है जो मेनली टेस्ट होता है, मेनली ये चीज है। तो मैं आपको ये नोट बनाना सिखा रहा हूं। तो इसमें ये फिगर करंट टैक्स की वर्किंग से निकलेगी। अच्छा, जो मैं यहाँ मैंने ये हटाई है शीट ऊपर, ताकि मैं इधर बोर्ड पे लेबलिंग कर सकूं। कोई काम की चीज लगे तो कर लेना अपनी बुक में नोट, और काम की बातें बता रहा हूं, बेकार तो बता नहीं रहा। ये चीज आपको सवाल में गिवन होगी, वरना आपको क्या पता। तो फॉर प्रायर ईयर का मतलब है कि टैक्स वालों ने पुरानी फाइल्ड किसी रिटर्न पे कोई एतराज किया है असेसमेंट के बाद, और उसके हवाले से या तो और टैक्स मांगा है या पुराना टैक्स वापस करना चाह रहे हैं। करंट टैक्स फॉर प्रायर ईयर वो है जो सवाल में बताया होगा, और ये हो गया क्या चीज, ये होगी सवाल पिछले किसी साल से रिलेटेड असेसमेंट के बाद टैक्स वालों की तरफ से मजीद डिमांड किया गया टैक्स या पुराना वापस करने वाला टैक्स। ये होगा रिजल्ट ऑफ एन असेसमेंट ऑफ एनी प्रायर ईयर। ये इनका टोटल, ये वाली जो फिगर है ना, ये डेफर्ड टैक्स की वर्किंग से निकलेगी। वैसे तो वो डेफर्ड टैक्स का जो डिस्क्लोजर है वहां से आ जाएगी, लेकिन अगर हमने वो डिस्क्लोजर नहीं बनाया हुआ तो डेफर्ड टैक्स के अकाउंट से जो हम टैक्स एक्सपेंस निकाल रहे थे, या तो वो इस साइड पे निकलना था या इस साइड पे निकलना था।
और अगर हमने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का भी नोट बनाया हुआ है ना, ये वाला, ये वाला नोट, तो ये फिगर है वो। अगर हमने डेफर्ड टैक्स, अगर सवाल में डेफर्ड टैक्स का भी नोट मांगा हुआ है ना, तो ये टेबल बनाया होगा, फिर इसकी जरूरत नहीं है, फिर को टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से हमने ये फिगर ऑलरेडी बनाई हुई है। तो ये वाला जो फिगर आ रहा है ना, ये P&L का टोटल, ये वाला फिगर देखें। अगर हम टी अकाउंट बनाते हैं डेफर्ड टैक्स की वर्किंग, तो अब तक मैंने जो पढ़ाया था BD CD और उसका डिफरेंट टैक्स एक्सपेंस था, ये मैं वो टैक्स एक्सपेंस कह रहा हूं। लेकिन अगर आपसे सवाल में डेफर्ड टैक्स का नोट देखें, एक है डेफर्ड टैक्स का नोट, वर्ड डेफर्ड साथ लगा हुआ है, और एक है बस टैक्स का नोट। डेफर्ड टैक्स का नोट ये है जो सामने, हाँ, लेकिन इसको इस तरह शो करना होता है, मतलब मूवमेंट शो करनी होती है सारी आइटम्स की ना, ये मूवमेंट अलग अलग शो करनी होती है। अगर तो डेफर्ड टैक्स का नोट मांगा हुआ है तो ये है जो स्क्रीन पे सामने है, और अगर डेफर्ड का वर्ड नहीं, बस टैक्स का नोट मांगा हुआ है, तो वो है जो भी मैं पहले दिखा रहा था। तो उस टैक्स वाले नोट के अंदर अगर ये टेबल नहीं मांगा हुआ तो हम ये वर्किंग कर रहे होंगे, और अगर ये टेबल मांगा हुआ है तो ये तो ऑलरेडी हमने बना ही लिया है, फिर ये दोबारा से इसके करने की जरूरत है नहीं। तो ये वाली जो फिगर है ना, P&L वाले कॉलम की टोटल, ये है डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस के डब्बे का टोटल। अगर वर्किंग करनी पड़ रही है तो बैलेंस करके टैक्स एक्सपेंस ये है डब्बे के बाहर वाला। और पिछले पेज से भी एक तार जोड़ लें मेरे ख्याल में, तो पिछले पेज पे है ना वो, है ठीक। इधर भी एक इफेक्ट ऑफ ये फॉर प्रायर ईयर हो सकता है, इधर भी एक डेफर्ड टैक्स फॉर प्रायर ईयर यहां भी हो सकता है। करंट टैक्स फॉर प्रायर ईयर, डेफर्ड टैक्स फॉर प्रायर ईयर, इन दोनों में से किसी एक जगह होगा, ये और ये, इन दोनों में से किसी एक जगह होगा। बताता हूं कहां पर, ये जी, क्योंकि टैक्स एक्सपेंस वो है जो इनकम स्टेटमेंट के फेस पे आ रहा है, इनकम स्टेटमेंट के फेस पे जो आ रहा है ये वो है, तो वो एक्सपेंस ही है ना जो इनकम स्टेटमेंट के फेस पे आ रहा है। तो ये सिर्फ P&L वाली फिगर है। क्या ये वाला, ये यही वाला है जो सवाल में गिवन होगा। अब वो यहां के सूरत में लिखना है, यहां के सूरत में लिखना है, वो बताता हूं। अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस चल रहे हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स लॉस, अच्छा ये बात है बड़ी पेचीदा सी, वैसे ये कैफ में एक दफा टेस्ट हुई है, सीफा में भी नहीं मुझे नजर आई, है काफी पेचीदा सी बात, क्योंकि जो मैं बात बताने लगा हूं ये हमेशा के लिए जनरलाइज नहीं हो सकती, डिपेंड करता पिछले ईयर्स में क्या हालात थे। लेकिन बहरहाल एक नॉर्मल हालत बता रहा हूं। अगर तो पिछले ईयर्स में हम टैक्स देते आए हैं, टैक्स रिटर्न भरते रहे, टैक्स देते रहे, टैक्स रिटर्न भरते रहे, टैक्स देते रहे, अगर तो पिछले साल की कोई फाइल हुई रिटर्न की असेसमेंट होगी, और टैक्स वाले हमसे और टैक्स मांग सकते हैं। वो जो हम टैक्स गवर्नमेंट को रिटर्न के साथ दे रहे होते हैं, वो करंट टैक्स होता है कि डेफर्ड टैक्स होता है? वो करंट टैक्स होता है। डेफर्ड टैक्स तो सिर्फ टाइमिंग को एडजस्ट कर रहा होता है। करंट टैक्स है जो ऑफिशियली गवर्नमेंट को बताया जा रहा होता है। तो गवर्नमेंट हमसे जब ऑफिशियली पिछले किसी फाइल रिटर्न में एडजस्टमेंट मांगेगी तो वो यही है, करंट टैक्स और प्रायर ईयर है। लेकिन अगर पिछले ईयर में लॉसेस चले आ रहे थे तो हम टैक्स दे तो रहे नहीं थे, लेकिन वो जो लॉसेस थे वो भी तो गवर्नमेंट वाले असेस करना चाहेंगे। तो अगर हमारी पुरानी किसी फाइल रिटर्न जिसपे हम लॉसेस में थे, टैक्स नहीं दे रहे थे, करंट टैक्स बन ही नहीं रहा था, हमारे लॉसेस चल रहे थे, तो अगर लॉसेस चल रहे थे तो फिर हम उन पे डेफर्ड टैक्स बनाते आ रहे थे। देखें, अगर हमारे लॉसेस चल रहे थे, कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस चले जा रहे थे, तो क्या हो रहा था? डेफर्ड टैक्स बन रहा था ना, है ना? तो पुराने किसी ईयर में अगर हमने रिटर्न में जो लॉसेस शो किए हुए थे, कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस, अगर टैक्स वालों ने उन लॉसेस से इख्तलाफ कर दिया तो मतलब हमारे डेफर्ड टैक्स से इख्तलाफ कर दिया। आल्दो के टैक्स वालों को हमारे डेफर्ड टैक्स से कंसर्न नहीं है, लेकिन हमारे लॉसेस पिछले 6-7 साल से लॉसेस में ही हैं। लॉसेस आ रहे थे, लेट से कैरी फॉरवर्ड 340 मिलियन, तो हमने पिछले साल तक के जो लॉसेस थे इन पे डेफर्ड टैक्स बनाया हुआ था, डेफर्ड टैक्स एसेट।
अब अगर टैक्स वाले हमारे पिछले किसी साल की रिटर्न में कोई मसला निकाल देते हैं तो इसका मतलब वो हमारी फिगर में मसला निकाल रहे हैं ना। तो हमने इस पे क्या करंट टैक्स बनाया हुआ था, तो फिर अब हम करंट टैक्स और प्रायर भी नहीं एडजस्ट करेंगे, हमने इस पे डेफर्ड टैक्स बनाया हुआ था, तो वो जो एडजस्टमेंट है फिर वो यहां लिखेंगे, इस डब्बे की बजाय यहां लिखेंगे। लॉसेस की सूरत में यहां आएगा, ये बात मैंने ना स्टेरिक लगा के तो ये इधर लिखी हुई है। नहीं डीटीएल भी कम हो सकता है ना, देखें नेट एक डीटीएल या डीटी आ रहा होगा, लिखें बिजनेस का तो नेट एक ही डीटीएल डीटी आ रहा होगा ना, उसके बीच में ही कहीं कैरेट फॉरवर्ड लॉस भी आए हुए हैं। नेट ये फिगर आ रही है, जरूरी तो नहीं कि डीटी हो, मैं भी वही बता रहा हूं ना कि नेट डीटीएल है, बीच में कैरेट फॉरवर्ड लॉस का इफेक्ट था एज अ नेगेटिव, लेकिन कंपनी का नेट हो सकता है डीटीएल हो, तो इसलिए ये जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं जरूरी नहीं कि कोई डीटी है जो एडजस्ट कर रहे हैं, हम डेफर्ड टैक्स में एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ये लिखा हुआ मैंने, उसी को स्टेरिक लगा के ना ये मैंने लिखा हुआ कि अगर तो ब्रॉ फॉरवर्ड लॉसेस थे ना तो फिर इसको हरे वाले को डेफर्ड टैक्स के डब्बे में वरना करंट टैक्स के डब्बे में। हाँ, एक तो ये कि डेफर्ड टैक्स के डब्बे में, दूसरा ये कि जब इस साल करंट टैक्स की वर्किंग करने लगेंगे तो करंट टैक्स की वर्किंग में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस लेस करते हैं ना, तो वो भी सही वाला ही लेस करेंगे। दोबारा, पिछले साल हमारा कैरी फॉरवर्ड लॉस चल रहा था तो टैक्स तो हम फिर नहीं दे रहे थे, अब पुराने ईयर की किसी रिटर्न पे टैक्स वाले इख्तलाफ कर रहे हैं तो वो हमसे और टैक्स नहीं मांग रहे, हमारा लॉस एडजस्ट कर रहे हैं, तो उस टैक्स फॉर प्रायर ईयर को हम करंट टैक्स के डब्बे में लिखने की बजाय डेफर्ड टैक्स के डब्बे में लिखेंगे। अदरवाइज करंट टैक्स के डब्बे में, डेफर्ड टैक्स के डब्बे में भी लिखेंगे और करंट टैक्स फॉर द करंट ईयर कैलकुलेट करते हुए बीडी लॉस लेस करते हैं ना वो सही वाला लेस करें। हम इस साल करंट टैक्स निकालते हुए ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस लेस कर रहे होते हैं कि नहीं, वो सही वाला लेस करेंगे आफ्टर असेसमेंट वाला, ये लिखा हुआ है। ये मैं पेज 13 पे हूं जी। नहीं, इस डब्बे में वर्किंग में ऐसा कुछ नहीं है, वर्किंग में कोई करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स और प्रायर ईयर नहीं है, इधर नहीं कहीं पर भी प्रायर ईयर डेफर्ड टैक्स के अंदर, ये सिर्फ इस डब्बे के अंदर है। तभी तो मैंने कहा है कि आप इस वर्किंग से जो निकालेंगे वो ये होगा ऑल इंक्लूसिव। अगर हम वर्किंग से इस डेफर्ड टैक्स के टी अकाउंट से वर्किंग करके टैक्स एक्सपेंस निकाल रहे हैं ना, तो इस टी अकाउंट में हमने ये तमीज नहीं करनी, तभी तो ये कह रहा हूं कि ये फिगर जो भी निकलेगी वो ऑल इंक्लूसिव ये फिगर निकलेगी, ये सिर्फ इस नोट के अंदर तोड़ के फैला के दिखाना है बस। हाँ नहीं, अभी 340 है, एडजस्टमेंट पता चलती है कि 20 का एक्सपेंस वो अलाउ नहीं कर रहे, यानी सही मानों में 340 नहीं 320 है, तो अब वो जो 20 नहीं मान रहे उसके ऊपर टैक्स रेट लगा के हम इस डब्बे में लिखेंगे, टैक्स रेट लगा के, 20 नहीं टैक्स रेट लगा के, क्योंकि हमने उस पर डेफर्ड टैक्स क्रिएट किया हुआ था। फिर सुन लें, पहले हमने कैरियर फॉरवर्ड 340 रखा हुआ था, अगर टैक्स वाले सवाल में कहते हैं जी वो इस पुरानी रिटर्न में था 20 मिलियन के एक्सपेंस से एतराज कर रहे हैं, तो अगर 30% टैक्स रेट है तो हम उस पर 30% लगा के 6 को यहां लिखेंगे, क्योंकि अब हमारे वो एक्सपेंस से एतराज कर रहे हैं तो हम उसको और टैक्स पॉजिटिव बनाएंगे, और करंट टैक्स की वर्किंग करते हुए जब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ले रहे होंगे तो 340 की बजाय 320 ले रहे होंगे, ये कहा है। लेकिन ये जितने शशके हैं ना ये इस डब्बे के अंदर की चीजें, हमने इस डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में नहीं यहां पर प्रायर ईयर वाली बात डाल दी, इससे हम लोग जो फिगर निकालेंगे वो डब्बे का टोटल है, ये सिर्फ इसके अंदर के अलग अलग आइटम है। करंट टैक्स और करंट ईयर डन, करंट टैक्स और प्रायर ईयर, डेफर्ड टैक्स और प्रायर ईयर, इसका डब्बा टोटल ये, इस डब्बे का टोटल ये डेफर्ड टैक्स की वर्किंग से आएगा। कहां पर ये, जी जी बिल्कुल, दिस प्लस दिस, ये क्या बताता हूं। अभी मैं आपको, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसके बताए बगैर ना पहले बाकी नोट की प्रैक्टिस कराता हूं, ये फिर उसके बाद समझाऊंगा। अब ये नहीं समझाया तो अब ये 0 है। अब इस डब्बे के बाहर ये लिखेंगे
यहां से आएगा। अगर यहां पर कोई प्रायर ईयर हुआ तो वो लिखेंगे, नहीं हुआ तो नहीं है, और अभी फिलहाल ये भी नहीं है, तो ये जो टोटल है वो इधर लिख देंगे। यानी ये वाली जो लाइन है ना, ये इस डब्बे की बैलेंसिंग फिगर हुआ करेगी। इफेक्ट ऑफ रेट चेंज बताता हूं तो फिर बताता हूं कि वो क्या जी 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 इसी के बारे में है वो हरा हरा। नहीं नहीं रिसीव ना, मतलब टैक्स वालों की तरफ से कोई एडजस्टमेंट रिसीव हुई है। आफ्टर असेसमेंट टैक्स वालों की तरफ से एक एडजस्टमेंट रिसीव हुई है, मतलब टैक्स वालों की तरफ से लेटर आया है, लेटर रिसीव हुआ है। ये मैंने अभी इस डब्बे के अंदर ये चीज नहीं बताई पहली वाली। ये फिगर आएगी आंसर डेफर्ड टैक्स का, और करंट टैक्स के डब्बे का टोटल, डेफर्ड टैक्स का टोटल, ये टोटल टैक्स एक्सपेंस बन गया। अब ये जो टोटल टैक्स एक्सपेंस है, जब मैंने आपको डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए 5 मिसालें यूज की थी, अगर हैं अभी नोटेड तो आइएगा उनमें। 5वीं छोड़ के पहली 4, पहली 4 मिसालों में डेफर्ड टैक्स की मैंने 5 एग्जांपल से डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट बताया था। पहली चार में किसी भी एग्जांपल, किसी भी साल के पीबीटी पे टैक्स रेट लगाएं। उन 5 में से पहली 4 एग्जांपल में से कोई भी एग्जांपल देख लें, कोई भी साल देख लें, और पीबीटी पे उस साल का टैक्स रेट लगाएं। नहीं, पीबीटी जिसके नीचे मैंने बस टैक्स लिखा है। आप पहली 4 मिसालों में से किसी भी मिसाल का कोई भी साल ले लें और उसके पीबीटी पे टैक्स रेट लगाएं, तो जो आंसर आएगा वो टैक्स के डब्बे का टोटल आएगा, यानी करंट और डेफर्ड टैक्स का टोटल आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर पीबीटी यानी अकाउंटिंग प्रॉफिट 400 था और इसमें हम लोगों ने वो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन, इनएडमिसिबल आइटम, एग्जैम्प्ट इनकम, वो सब यहां एडजस्ट की और टैक्स प्रॉफिट आ गया 300, तो करंट टैक्स किस पे बनेगा? 300 पे। टैक्स रेट था लेट्स से 30%, तो ये बन गया 90, इसको हमने कह दिया करंट टैक्स। और कॉन्सेप्चुअली डेफर्ड टैक्स किस पे बनाया? डिफरेंस पे। कितना डिफरेंस? 100। इस पे रेट लगा के इसको कह दिया डेफर्ड टैक्स, और इन दोनों को टोटल करके कहा कि ये टैक्स एक्सपेंस है। तो अगर हम इसी पे रेट लगा लेते तो यही आ जाता। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम पीबीटी में एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, टैक्स प्रॉफिट बना रहे हैं, और उस टैक्स प्रॉफिट पे रेट लगा के इसको करंट टैक्स कह रहे हैं, और एडजस्टमेंट्स डिफरेंस पे रेट लगा के इसको डेफर्ड टैक्स कह रहे हैं, और फिर दोनों टैक्सेस को मिला के इसको टोटल टैक्स कह रहे हैं। तो वो पीबीटी पे ही रेट लगा लेते, उसके बराबर ही आ जाता है ना। इसको कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्स एक्सपेंस, कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है कि अगर इसी पे ही रेट लगा दिया जाए तो उसके बराबर आ जाएगा। नॉर्मल हालात में हाँ ऐसा ही होगा, लेकिन हमेशा ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हो सकता है ये जो कैलकुलेशन है, अच्छा ये जो इस वक्त कैलकुलेशन हो रही है, इसमें क्या क्या आइटम्स कवर्ड हैं? फॉर द ईयर इनकम एक्सपेंसेस। इस फॉर द ईयर अकाउंटिंग प्रॉफिट में हमने जो जो चीजें एडजस्ट की हैं वो फॉर द ईयर इनकम एक्सपेंसेस ही है ना, पिछले 15 साल पुरानी भी चीजें हैं। तो इस सारी कैलकुलेशन के अंदर सिर्फ फॉर द ईयर चीजें शामिल हैं, जबकि हो सकता है टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए कुछ पिछले साल की भी एडजस्टमेंट आई हो सकता है कुछ ऐसी चीजें भी हों, जैसे मैंने कहा डिफरेंस पे रेट लगा के डेफर्ड टैक्स बन रहा है, जरूरी तो नहीं कि सब पे बनेगा। एग्जांपल 5 में तो नहीं बना था। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट पे रेट लगा देने से हमेशा आंसर इसके बराबर नहीं आएगा। ये चीज साबित करनी होती है, उसको कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्स एक्सपेंस। नहीं अकाउंटिंग प्रॉफिट, टैक्स एक्सपेंस हम उसके वाले को नहीं कह रहे हैं।
ये क्या चीज है? ये टोटल टैक्स एक्सपेंस है जो इनकम स्टेटमेंट के फेस पे आ रहा है। उस वाली मिसाल में 120। अकाउंटिंग प्रॉफिट पे टैक्स रेट लगा दें तो आइडियली स्पीकिंग ये कितना आना चाहिए? 120, इसके बराबर। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो ये उनकी रीजंस हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, ये वाला पोर्शन पीबीटी, अकाउंटिंग प्रॉफिट यानी पीबीटी फॉर द ईयर। इस पे टैक्स रेट लगाते हैं जो भी नॉर्मल वाला टैक्स रेट है। जो आंसर आता है यहां वो लिखते हैं। अगर तो ये ऑलरेडी इसके बराबर है तो बस ये रिलेशनशिप यहीं खत्म हो गया, लेकिन ये होता नहीं है, तभी तो नोट पूछते हैं आपसे। अकाउंटिंग प्रॉफिट पे टैक्स रेट लगा के स्टार्ट करेंगे। जो इनके बराबर ना आने की रीजंस हैं वो रीजंस यहां प्लस माइनस करेंगे। अगर इस सब का आंसर 120 आ गया यानी इससे टैली कर गया तो बस ये रिलेशनशिप पूरा हो गया। किधर? नहीं, ये 400 है पीबीटी, 400 पे 30% लगाया, ये 120। हाँ तो आना चाहिए, लेकिन इस मिसाल में तो मैंने कोई मसला ही नहीं रखा था। ये तो मैंने कहा कि सारे के सारे डिफरेंस पे डेफर्ड टैक्स बन गया, हालांकि नहीं बनता सारे डिफरेंस पे। तो अब वो जो मसले हैं वो मसले यहां बताने। अच्छा, ये 6-7 लाइनें हैं जरूर, 3-3-6-7, लेकिन ना आप इसको ये मत समझें कि कंप्लीट लिस्ट है। ये जैसे जैसे सवालों में चीजें आती कि मैं लाइनें ऐड करता गया। मैं आपको ये मैंने पढ़ाना शुरू किया था 4 लाइनों से कैफ में, तो ये 7 लाइनों पे मैं आ गया हूं। इसमें मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं क्योंकि आईएएस में ना लाइनें नहीं लिखी हुई हैं, ये तो कॉन्सेप्ट है। यानी आईएएस में तो बस ये लिखा हुआ रिलेशनशिप बताना है, जिन आइटम्स की वजह से डिफरेंस है वो बताना है। ये चीजें हैं इंतहाई कॉन्सेप्चुअल और वैसे तो अर्धवाइसी लगता है, लेकिन हो जाएगा इसके अंदर कवर इंशाल्लाह। इससे बाहर कोई लाइन नहीं होगी, लेकिन हो सकती है, इसलिए आप इसको कॉन्सेप्चुअली समझें तो वो ज्यादा जरूरी है। इसको याद जरूर करिएगा, इसको जरूर करें याद, ताकि जितना याददाश्त से काम चलता है वो तो चलाए ना। लेकिन हो सकता है कोई ऐसी डिफरेंट आइटम आ जाए जो मैंने इसमें कवर नहीं की हुई, कोई सवाल में ऐसी चीज बन जाए, तो फिर आपको ये चीज इसका सब कॉन्सेप्चुअल रीजन पता होगा तो आप उसको हैंडल कर सकेंगे। लेकिन अगर नहीं भी कर सकेंगे तो 20 नंबर उस एक लाइन के थोड़ी होंगे, आधा एक नंबर होगा मुश्किल से। तो टेंशन नहीं लेनी इस तरह की चीज की। अगर आप ये चीजें 6 लाइनें याद भी कर लेते हैं ना तो आपका सवाल हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर एक एक नंबर भी कीमती है, कोशिश पूरी कर लें कि आप इनको कॉन्सेप्चुअली समझें। फिर बता रहा हूं, अगर कोई मुश्किल आइटम आ गई तो 20 नंबर नहीं जाएंगे उससे, कोई एक नंबर ही होगा उस चीज से। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे हैं? क्या की थी? हाँ? अच्छा, करंट टैक्स में लॉस निकल आया तो बस वो कैरिड फॉरवर्ड लॉस है। करंट टैक्स की वर्किंग करते हुए अगर लॉस आ गया तो वो कैरिड फॉरवर्ड लॉस है। करंट टैक्स वहीं जीरो हो जाएगा और वो कैरिड फॉरवर्ड लॉस डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में आ जाएगा। जी जी बिल्कुल, उस कैरिड फॉरवर्ड लॉस के ऊपर डेफर्ड टैक्स बन जाएगा। चलें जी, ये फिगर कैसे निकली? पीबीटी पे टैक्स रेट लगाया। हो सकता है डिफरेंट आइटम्स का डिफरेंट टैक्स रेट हो, ये नॉर्मल वाला लगाना है। जैसे कल वाले सवाल में इंटरेस्ट पे टैक्स रेट डिफरेंट था, ये नॉर्मल वाला लगना है। इसको हम किससे टैली कराने लगे? जो ऊपर करंट और डेफर्ड का टोटल है, वो जो 120 है, हम उससे टैली कराने लगे जो अभी से ऊपर। ये अच्छा, ये सारा टैक्स का नोट है। ये जो आपको पेज 13 पे नजर आ रहा है, ये सारा टैक्स का नोट है यहां तक। इसके नीचे तो मैंने आपके लिए बातें लिखी हुई हैं, यहां तक ये टैक्सेशन का नोट है। चैप्टर में पेज 13 पे यहां तक टैक्सेशन का नोट है। जो उसके नीचे बाकी सब लिखा हुआ है ना, वो मैंने आप लोगों के लिए चीजें लिखी हुई हैं। बल्कि उसमें मैं 2 चीजें चेंज करा दूंगा, क्योंकि अभी जुलाई में पढ़ाते हुए तो मैंने कैफ में वो मजीद इजाद की हैं चीजें, तो वो मैं इसमें चेंज कर दूंगा। कोशिश यही करता जा रहा हूं कि इंप्रूवमेंट होती है। ये फिगर अकाउंटिंग प्रॉफिट, इस पर टैक्स रेट लगा के यहां लिखा। अब इस फिगर को टैली किससे करना है? टोटल टैक्स एक्सपेंस से। अकाउंटिंग प्रॉफिट से ये सारा कुछ हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू किया है। अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे निकला हुआ है? फॉर द ईयर इनकम्स, फॉर द ईयर एक्सपेंसेस, वो इसमें शामिल है। तो जब इस पे रेट लगाएंगे तो उन फॉर द ईयर इनकम्स और फॉर द ईयर एक्सपेंसेस ही के ऊपर टैक्स रेट लग सका है। इसको टैक्स रेट लगा देने से वो जो टैक्स वालों ने पिछले साल की रिटर्न में कोई एडजस्टमेंट मांगी हमसे, वो ऑटोमेटिकली कवर होगी इसमें? नहीं। तो वो जो टैक्स फॉर प्रायर ईयर हमने ऊपर डब्बों में लिखा है, वो यहां दोबारा लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो इसके अंदर नहीं कवर हो सकता। वो है ये बाहर की चीज एक,
तो जो ऊपर डब्बों के अंदर टैक्स फॉर प्रायर ईयर लिखा हुआ ना एज अबव, ये वो वाला यहां लिखना, चाहे वो करंट टैक्स के डब्बे में है चाहे डेफर्ड टैक्स के डब्बे में, वो वाला यहां लिखना है। प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है वो भी ऊपर जब किया है वो करेंगे। अच्छा ऊपर क्या करेंगे, अगर टैक्स वाले और टैक्स मांग रहे हैं तो ऐड करेंगे, पुराना वापस करना चाह रहे हैं तो लेस होगा। ये चीज वो है जो मैंने भी ऊपर नहीं समझाई, इफेक्ट ऑफ टैक्स रेट चेंज। ये जैसे ऊपर होगा वही फिगर एज इट इज यहां लिख देंगे। इस प्रॉफिट फॉर द ईयर में, फॉर द ईयर कोई ऐसी इनकम हमने अदर इनकम वगैरह बनाई हुई है जो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। असल में उस पर टैक्स पड़ा होगा लेकिन हमारे प्रॉफिट के अंदर वो इनकम शामिल है। जब हमने इस पे रेट लगा दिया तो क्या हुआ, इसमें शामिल उस एग्जेम्प्ट इनकम पे भी टैक्स रेट लग के आ गया। इसको हम सब टैली करके कहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं, असल टोटल टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर तक। तो पीबीटी के अंदर कोई ऐसी इनकम फॉर द ईयर शामिल थी जो एग्जेम्प्ट थी, पीबीटी पे रेट लगाने से उस पे भी रेट लग गया जबकि असल में तो उस पे टैक्स ही नहीं पड़ा, तो उस पे टैक्स रेट लगा के इसमें से माइनस कर ले, ये माइनस कर ले। और इसी का उलट कोई ऐसा एक्सपेंस फॉर द ईयर जो टैक्स वालों ने नहीं करना अलाउ, लेकिन हमने उसको यहां अपने पास एक्सपेंस बनाया हुआ है, उससे ही हमारा प्रॉफिट कम आया हुआ है, इस पे रेट लग के टैक्स कम आया जबकि असल में तो उस पर डिडक्शन ही नहीं मिली, तो उस आइटम पे टैक्स लगा के ऐड बैक करते हैं। ओके है? नहीं ये कह रहा हूं, ये वो जो बता रहा हूं वो देखते जाए ना, जो बता रहा हूं वो देखें। मैंने इस वक्त ये चीज बताई है, ये सिर्फ बताई है समझाई नहीं है। एग्जेम्प्ट इनकम बताई है और अब मैंने इसी का उलट ये कहा कोई डोनेशन दी है, टैक्स वाले कहते हैं नहीं ये रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन को नहीं, हम नहीं मानेंगे। कोई पेनल्टीज पड़ी हैं, हमने एक्सपेंस बना लिया, कोई फ्रॉड किया था लोगों के साथ, कोर्ट ने हम पे पेनल्टी डाल दी, तो वो कोई लायबल डिडक्शन तो नहीं है, लेकिन वो हमने एज एन एक्सपेंस लिया हुआ है। तो उसको जब एज एन एक्सपेंस लिया हुआ है तो उससे पीबीटी कमाया हुआ है, पीबीटी पे रेट लगाएंगे तो ये कम फिगर निकलेगी जबकि असल में टैक्स ज्यादा बना है, तो उस आइटम पे टैक्स रेट लगा के यहां ऐड करते हैं। हाँ जी। अच्छा ये वो एक्सपेंस है जो टैक्स वालों ने कभी भी किसी भी रास्ते से अलाउ नहीं करना। जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे अपडेट करते होते हैं हर साल, इस साल फेयर वैल्यू पे लॉस आ गया, इस साल फेयर वैल्यू पे लॉस आ गया, वो हमने एक्सपेंस बना दिया, तो टैक्स वाले उसको अलाउ करते हैं, तो ये वो चीज है, हैं? अच्छा चलें, इस साल हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाई, बैड डेट डेबिट, राइट ऑफ इस साल कुछ नहीं हुआ, बैड डेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, लेकिन टैक्स वाले तो नहीं अलाउ करेंगे, वो तो राइट ऑफ अलाउ करते हैं, तो वो ये है नहीं। अच्छा जो मैंने पहले बात बोली थी फेयर वैल्यू लॉस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, फेयर वैल्यू मॉडल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ओसीआई आइटम नहीं होती, वो पीएनएल में होता है। तो वो जो फॉर द ईयर लॉस हमने माना हुआ है वो टैक्स वालों ने तो नहीं अलाउ किया, हमने करंट टैक्स निकालते हुए ऐड बैक कर दिया, तो ये वो आइटम है नहीं। जब बाद में बेचेंगे और लॉस ऑन डिस्पोजल होगा तब हो जाएगा वो अलाउ। यहां पर वो अच्छा राइट ऑफ यूज की डेप्रिसिएशन आनी, राइट ऑफ यूज वो भी तो नहीं अलाउ कर रहे, लेकिन वो पेमेंट की शक्ल में अलाउ हो रहा है, तो यहां पर वो चीजें नहीं आनी है जैसे इंपेयरमेंट लॉस बैड, वो नहीं, वो चीजें आनी है जो कभी भी किसी भी नाम से किसी भी रास्ते से अलाउ नहीं होनी। इन अदर वर्ड्स आप ये कह लें कि यहां पर वो चीजें आनी है जिनको करंट टैक्स निकालते हुए भी रिवर्स कर दिया गया और उन पर डेफर्ड टैक्स भी कोई नहीं बना ना, करंट टैक्स एक्सेप्शन भी मिसाल हो सकती है, यानी इसकी मिसाल हो सकती है ऐसे एसेट की डेप्रिसिएशन वो जो एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है, एक्सेप्शन डीटीएल की, ऐसा एसेट जिसपे टैक्स वालों ने कभी भी किसी भी नाम से कोई डिडक्शन अलाउ नहीं करनी। जैसे मैंने एग्जांपल 5 बनाई थी, एग्जांपल 5 बनाई थी मैंने, रिसर्च डेवलपमेंट थी, टैक्स वाले नहीं कर रहे थे उसको अलाउ, तो वो जो हमने फॉर द ईयर उसका एक्सपेंस बनाया होगा, ये जरूरी है कि ये वो चीजें हैं जो हमने फॉर द ईयर एक्सपेंस इनकम बनाई, ये वो चीजें हैं। हम यहां पर जो एग्जेम्प्ट इनकम और ये चीज लेस कर रहे हैं ना, ये वो है जो ऊपर हमने इनकम या एक्सपेंस बनाया हुआ है, क्योंकि ये पीबीटी पे लगे हुए रेट में एडजस्टमेंट हो रही हैं। तो ऐसा फॉर द ईयर एक्सपेंस जो हमने बनाया है एक्सपेंस, लेकिन टैक्स वालों ने कभी भी किसी भी रास्ते से ना पहले कभी ना आइंदा कभी कभी डिडक्शन नहीं देनी, ये वो वाली चीज है। ये मैंने 2 टैरिफ लगा के नीचे इसकी मिसाल दी भी हुई है। कि इसमें वो नहीं है जिनके लिए हमने डेफर्ड टैक्स बना लिया हुआ है। हाँ जी 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 दोबारा बोले। हाँ हाँ जरूरी नहीं है, यानी आप कह रहे हैं वो सारी चीजें यहां आ जाएंगी? नहीं बिल्कुल नहीं, उनमें कई ऐसी चीजें होंगी जो करंट टैक्स से रिवर्स हो रही होंगी लेकिन उन पर डेफर्ड टैक्स बन रहा होगा।
बैड डेट एक्सपेंस रिवर्स हो रहा होगा लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे डेफर्ड टैक्स बन रहा होगा। रिवैल्यूएशन लॉस रिवर्स हो रहा होगा लेकिन पीपी पे डेफर्ड टैक्स बन रहा होगा। इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स हो रहा होगा लेकिन पीपी पे डेफर्ड टैक्स बन रहा होगा। हाँ, कुछ चीजें उनमें होंगी, जैसे हमने पेनल्टी एड बैक की होगी, वो यहां आएगी। जी जी, नहीं राइट ऑफ यूज पे नहीं करती ना, नहीं राइट ऑफ यूज, हाँ राइट ऑफ होता है, हाँ नहीं, अभी हमने बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर बनाया हुआ है, तो टैक्स वाले बैड डेट एक्सपेंस अलाउ नहीं कर रहे। जब कभी राइट ऑफ करेंगे तो अलाउ करेंगे, लेकिन कर देंगे। देखें, हमने यहां पर बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है, इस साल राइट ऑफ नहीं हुआ, तो आप कह रहे हैं यहां पर उसका ये वो वाली चीज है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, क्योंकि इसको हम किससे टैली करना चाह रहे हैं? करंट टैक्स से। फिर टोटल, तो कुछ आइटम्स ऐसी होंगी जो करंट टैक्स निकालते हुए रिवर्स कर दी गई, लेकिन उन पे डेफर्ड टैक्स बना दिया गया। बैड डेट एक्सपेंस ऐड बैक कर दिया गया करंट टैक्स निकालते हुए, लेकिन वो डेफर्ड टैक्स की लपेट में आया कि नहीं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे डेफर्ड टैक्स बन गया ना, वो वहां पकड़ा गया। ये वो आइटम्स आ रही हैं जिनको ना करंट टैक्स की वर्किंग में लिफ्ट कराई गई, वर्किंग में मतलब इनको रिवर्स कर दिया गया, और उनको डेफर्ड टैक्स में भी नहीं दिया गया। ये वो आइटम्स हैं। जैसे अगर कोई डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट, डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट, और ये एग्जेम्प्ट थी, तो करंट टैक्स निकालते हुए क्या हुआ? इसको लेस कर दिया गया। डेफर्ड टैक्स निकालते हुए क्या हुआ? डिविडेंड रिसीवेबल कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर कर दी गई, डेफर्ड टैक्स भी नहीं बना, करंट टैक्स भी हटा दिया गया। ये वो चीज है, क्योंकि हमने इस पे रेट लगा के जो आंसर आना है उसको किससे टैली करना है? सिर्फ करंट टैक्स से नहीं टैली करना, करंट और डेफर्ड दोनों के टोटल से टैली करना। तो जो फॉर द ईयर एक्सपेंस इनकम एग्जेम्प्ट है, इनएडमिसिबल है, और परमानेंटली इनएडमिसिबल मैंने इसलिए लिखा है कि इस पे कभी भी किसी भी रास्ते से किसी भी नाम से डिडक्शन अलाउ नहीं होनी। इंपेयरमेंट लॉस पे डिडक्शन अलाउ होगी, IAS 36 इंपेयरमेंट लॉस नहीं, लेकिन जब कल को वो प्लांट बिकेगा तब हो जाएगा वो कवर, तो ये वो नहीं है। वैसे भी देखें तो डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में आ जाना है उसने। हाँ जी, ये डबल स्टार लगा के ये इंपेयरमेंट लॉस वाली बात होती है कि इसके अंदर वो चीजें नहीं शामिल हैं जिन पे बहरहाल डेफर्ड टैक्स बन गया हुआ है। यही जो भी बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो चीजें नहीं है इसके अंदर। इसमें वो चीजें जिन पे कभी भी किसी भी रास्ते से किसी भी तरह डिडक्शन अलाउ नहीं होनी। और फिर बता रहा हूं, ये सारी वो चीजें हैं एग्जेम्प्ट इनकम और इनएडमिसिबल एक्सपेंस जो हमने फॉर द ईयर एक्सपेंस इनकम बनाई है, ये उनकी बात हो रही है, क्योंकि हमने ये सारा काम पीबीटी से स्टार्ट किया है। जाग रहे हैं? करंट टैक्स निकालते हुए, करंट टैक्स कैलकुलेट करते हुए हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट से एडजस्टमेंट शुरू की और एक ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस लेस किया, तो पिछले ईयर का था, तो उससे करंट टैक्स कम आ गया, तो वो यहां करना चाहिए कि नहीं? दोबारा, हमने करंट टैक्स और करंट ईयर कैलकुलेट करते हुए अकाउंटिंग प्रॉफिट से कैलकुलेशन शुरू की, उसमें एडजस्टमेंट्स करते गए और आखिर में आके ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स लॉस माइनस किया। तो वो इस साल का एक्सपेंस होता है क्या? ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स लॉस, वो तो कोई पुरानी चीज होती है, तो उसने तो करंट टैक्स बिला वजह कम कर दिया, तो वो अकाउंटिंग प्रॉफिट पे रेट लगाने से वो टैली हो जाएगा, या वो लाइन भी लिखनी पड़ेगी? तो करंट टैक्स में बिला वजह आ गया ना, हालांकि वो कोई फॉर द ईयर चीज तो नहीं है, वो तो एक पुराने साल के लॉसेस को हमने करंट टैक्स में एडजस्ट किया। तो इस पे रेट लगा के जो आंसर आएगा उससे वो टैली होगा, या उसकी भी लाइन लिखनी पड़ेगी? वो करंट टैक्स को बेशक कम कर रहा है, लेकिन वो डेफर्ड टैक्स में कवर्ड था। वो पिछले साल डेफर्ड टैक्स में कवर्ड था, पिछले साल वो डेफर्ड टैक्स में कवर्ड था। इस साल अब वो डेफर्ड टैक्स से निकल गया, क्योंकि अब वो नहीं रहा लॉस। तो जब उसने करंट टैक्स को कम किया है ना, तो डेफर्ड टैक्स बढ़ गया। वो लगा जाके कैरी फॉरवर्ड लॉस पिछले साल आ रहा था, पिछले साल कैरी फॉरवर्ड लॉस आ रहा था, उस पर डेफर्ड टैक्स बना। इस साल वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कह के करंट टैक्स में यूज हो गया यूज वहां, अब कैरी फॉरवर्ड नहीं रहा। तो पिछले साल एक डीटीए था, अब वो नहीं रहा, तो बीडीसीडी के डिफरेंस से वो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आएगा। करंट टैक्स कम आया और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस ज्यादा आया, वो दोनों ऑफसेट हो गए।
तो इसलिए हमें यहां ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स लॉस की जरूरत नहीं है। मुझे खुद भी नहीं पता मैंने क्या कहा। वो होगी बात, बिल्कुल ऐसे ही, इसीलिए ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस की लाइन यहां नहीं आएगी। ये क्यों आएगा यहां, ये टैक्स क्रेडिट फॉर करंट ईयर, टैक्स क्रेडिट फॉर करंट ईयर। ये भी ऐसे ही है कि जो फॉर द ईयर कैलकुलेशन के हिसाब से बनता था, ये तो एम टैक्स वालों ने कहा चलो इतने पैसे रहने दो, ये तो एक्स्ट्रा चीज टैक्स वालों ने अलाउ किया हमें, तो वो यहां से लेस करेंगे तो उसी टैक्स से टैली करेगा, तो टैक्स क्रेडिट फॉर द ईयर यहां से लेस करना पड़ेगा जी। टैक्स बेस क्या, वो तो लिखते ही हम डिफरेंस वाले कॉलम में, आखिरी कॉलम में, उसका कोई कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस तो नहीं लिख रहे होते, वो तो डायरेक्टली आखिरी कॉलम में लाके उस पर बस टैक्स रेट लगता है। और क्या रह गया, ये जी, ये आखिरी वाली चीज, इफेक्ट ऑफ लोअर हायर टैक्स रेट, ये समझ लें क्या है। फॉर द ईयर हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट में एक डिविडेंड इनकम आ रही है और उस पर 10% टैक्स रेट है, जबकि हमने इस पे पूरा 30 लगा दिया, जबकि असल में डिविडेंड पे 10% लगा है, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट पे 30 लगाने से उसके अंदर शामिल डिविडेंड इनकम पे ज्यादा लग गया, तो क्या करें, 20% लगा के यहां लेस कर दें। नहीं, वो तो मैंने बना दिया ना कंप्रिहेंसिव, वो तो मैंने सब इसमें हायर लोअर सब डाल दिया ना, कि मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, लेकिन समझा रहा हूं कि अगर डिविडेंड इनकम इसमें शामिल है जिसपे 10% टैक्स लगता है, बाकियों पे 30 लगता है, तो हमने पीबीटी पे 30 लगाया तो उस पे भी 30 लग गया, तो 20 लगा के यहां से लेस कर देगा। और अगर नॉर्मल 30 है और डिविडेंड पे 40 लगता है तो 10% और लगा के यहां शामिल कर देगा। और ये नहीं, ये हाँ जी, ये वो है जो पिछले ईयर्स तक हमने इसको डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं बनाया था, क्योंकि हमें लगता था कि कल को लॉसेस हमें फायदा नहीं दे सकेंगे। दोबारा डेफर्ड टैक्स एसेट पढ़ाते हुए बताया था, डेफर्ड टैक्स एसेट कि हम लोग डेफर्ड टैक्स एसेट बना रहे होते हैं डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंसेस पे और कैरेट फॉरवर्ड टैक्स लॉस पे और अनयूज कैरेट फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट। क्यों बना रहे होते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट, क्योंकि कल को हमें इससे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर कल को हमें लग ही नहीं रहा कि हम सर उठा सकेंगे, हमें लग ही नहीं रहा कि लॉसेस से बाहर निकलेंगे, तो फिर डेफर्ड टैक्स एसेट हमने नहीं बनाया होगा। अब बना लिया, अब अचानक हमने वो बना लिया फॉर द ईयर, तो ये उसका नेगेटिव। पहले नहीं बनाया था, इस साल अब बनाया है, ये वो चीज, क्योंकि इसका बेनिफिट ले रहे हैं ना। पहले डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं बनाया था, अब अचानक बना लिया, है पुराने लॉसेस का, लेकिन अब हमें ख्याल आया कि अब हम इसका फायदा ले सकेंगे, तो अब उसको डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज किया है, तो डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट, टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट, इसलिए लेस होगा। तो इसीलिए तो उसे टैली कराने के लिए तो लिखा है, अकाउंटिंग प्रॉफिट में नहीं आया हुआ था ना, इसीलिए तो टैली कराने के लिए उसे लिखा है। ये है जी रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्स एक्सपेंस। मैंने आपको इफेक्ट ऑफ रेट चेंज नहीं बताया, पहले उसके अलावा बाकी चीजें देखते हैं, फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ रेट चेंज बताऊंगा। एक सवाल करते हैं कैफ का, ये इधर से जॉन, जी जी, ये जो अभी अनरिकॉग्नाइज्ड वाली बात बताई थी, नहीं ऊपर तो वो आ रहा है जो हमने रिटर्नों में भर दिया हुआ था और टैक्स वाले उन पे एतराज कर रहे थे। ये वो है जो कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस होते हैं, सही होते हैं, उन पे हम डेफर्ड टैक्स एसेट बना रहे होते हैं, लेकिन कल को फायदा होता नजर नहीं आ रहा होता तो नहीं बना रहे होते डेफर्ड टैक्स एसेट। पिछले ईयर्स तक इन पे डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं बनाया था। कुछ समझ नहीं आया मैंने क्या कहा। वो जो ऊपर लिखा था ना, जो ऊपर लिखा है ना टैक्स फॉर प्रायर ईयर, ये वो है जो हम लोग पिछले ईयर्स में टैक्स लॉसेस शो कर चुके, उस पे टैक्स वालों ने एतराज किया, और वो जो एतराज किया वो हमने ऊपर टैक्स फॉर प्रायर ईयर में दिखा दिया। अब ये जो अब बात बताइए, मैं वो कह रहा हूं कि कैरी फॉरवर्ड लॉस था, टैक्स रिटर्नों में दे चुके थे, लेकिन उस पे हम लोग डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं बना रहे थे, क्योंकि हमें लगता था हम फ्यूचर में बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, तो उन पे पहले नहीं बनाया हुआ था डेफर्ड टैक्स, इस साल अचानक बना लिया। ये वो वाली फिगर लेस की।
चलिए यही वाला ही देखते हैं जो आप लोगों ने नहीं किया। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 पढ़ लें, ये करके फिर ब्रेक देता हूं। तीस जून 2018 प्रैक्टिस क्वेश्चन 5। 30 जून 18 का टैक्सेशन का नोट बनाना है और डीटीएल डीटीए हर आइटम का अलग अलग। तो चूंकि नोट बनाना है तो करंट टैक्स निकालना पड़ेगा। करंट टैक्स क्या जी? नहीं, एक पेज छोड़ दें। आपसे नोट मांगा है ना, तो अच्छी प्रेजेंटेशन ये है कि नोट से सॉल्यूशन शुरू करें, और नोट है तो एक पेज ही लेगा और कितना बोलेगा, तो एक पेज छोड़ दें। करंट टैक्स पीबीटी 508। पॉइंट नंबर 1, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है। पॉइंट 2, हाँ जी, नहीं ये डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस भी क्या है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ज्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड, टैक्स डेप्रिसिएशन लेस। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन टैक्स से ज्यादा है तो ऐड कर दें, तो एक्सेस अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगी। कितनी है? 45।
पॉइंट 3, ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन बेची जिसकी अकाउंटिंग WDV टैक्स WDV से 15 मिलियन ज्यादा है, तो इसका इससे क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं। WDV बेचे हुए एसेट का ताल्लुक है गेन ऑन डिस्पोजल से। तो हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग के मुताबिक जो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल है वो लेस, और टैक्स के मुताबिक जो गेन ऑन डिस्पोजल है वो ऐड, या उल्टा बोल दिया। अकाउंटिंग गेन ऑन डिस्पोजल लेस क्योंकि वो अदर इनकम में शामिल है, वो निकाल के उसकी जगह टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल लाना है। तो अकाउंटिंग की WDV टैक्स WDV से ज्यादा है, टैक्स WDV कम है, तो टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल ज्यादा आया होगा। तो अभी इसमें अकाउंटिंग गेन ऑन डिस्पोजल शामिल है, टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल ज्यादा है, तो ऐड कर दें। चलिए पॉइंट नंबर 4, एक ट्रेडमार्क था जिसकी इनडेफिनेट लाइफ थी। तो जब लाइफ इनडेफिनेट थी तो हम इसको अमोर्टाइज नहीं कर रहे थे, जबकि टैक्स वाले इसको 10 साल पे अमोर्टाइज कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन एड बैक जो कि है ही नहीं, और टैक्स अमोर्टाइजेशन लेस। कितनी? 9। पॉइंट नंबर 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5, अच्छा चूंकि ये कैफ का सवाल है ना, तो कैफ में ये IAS 37 है सिलेबस में, तो इसलिए ये उसकी एडजस्टमेंट हुई है। CFAB लेवल पे ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट होगी नहीं, लेकिन क्या पता हो जाए। प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, इसमें होता है BD बैलेंस, CD बैलेंस, एक्चुअल खर्चा, और जो एक्सपेंस बनाया गया होता है वो। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10, ये क्या है? पॉइंट नंबर 10 ये पिछले साल का DTL DTA का ब्रेकअप दिया हुआ। प्रोविजन फॉर वारंटी रिपेयर्स, पिछले साल कुछ ऐसा किया होगा 2017 में कि PPE लिखा होगा, ट्रेडमार्क लिखा होगा और प्रोविजन लिखी होगी। इसकी कैरिंग अमाउंट्स टैक्स बेस आई होगी, इस पे डिफरेंस लिया होगा, उस पे टैक्स रेट लगाया होगा, तो DTL या DTA आया होगा। ये दिया हुआ है कितना? 34.5, 5.4 नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, 14.7 नेगेटिव। पिछले साल टैक्स रेट कितना था? इस साल 30 है, तो 30 ही होगा फिर। आपकी का 49 इधर 115। प्रोविजन की टैक्स बेस हमें पता 0 ही होती है, तो इसका मतलब है ये था, ये प्रोविजन का BD बैलेंस आ गया है, ये प्रोविजन का BD बैलेंस है। यहां से वापस आए 14.7 डिवाइडेड बाय 30, 49। ये जो हेडिंग लिखी है ना, ये कंफ्यूजन है। ऑल अकाउंट को वो ऐसा लगता है प्रोविजन की अमाउंट दी हुई नहीं, डेफर्ड टैक्स की अकाउंट अमाउंट दी हुई है। नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एज ऑन
अरोज ऑन अकाउंट ऑफ, इन पे जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अराइज हुई थी वो ये तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। नहीं तसली। पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है कि गुड्स बेचते हैं और 1 साल की वारंटी देते हैं, और अंदाजा ये है, बेस्ट अंदाजा, कि हर साल की सेल्स में से हर साल की सेल्स के 2% के बराबर उनमें से रिपेयर क्लेम आ जाते होते हैं। ये है हमारा बेस्ट अंदाजा। इस साल भी कुछ क्लेम आए होंगे। ये जो 2% है ये टोटल खर्चे का अंदाजा है या बाकी जो मजीद आने हैं उनका अंदाजा है? ये टोटल खर्चे का अंदाजा है, जबकि प्रोविजन उसकी बनती है जो अभी मजीद खर्चा आना है। तो 2% है टोटल खर्चे का अंदाजा, जबकि इस साल जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ, एक्चुअल पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर रिलेटेड टू वारंटी क्लेम्स वर कितने? ये 54 है। आउट ऑफ विच जो 38 हैं वो पिछले साल की वारंटीज के हैं। तो इस साल की वारंटीज के कितने हैं? 54 में से 38 माइनस कर दें। सेल्स फॉर द ईयर कितनी है? इसका 2% लेंगे तो ये बेस्ट अंदाजा है जो खर्चा होगा, माइनस जितना ऑलरेडी हो चुका, तो बाकी है जिसकी प्रोविजन बननी है। देखें, 1 साल की वारंटी देते हैं तो जो पिछले साल की सेल्स थी उनकी वारंटी बस खत्म, जो इस साल में सेल हुई हैं उनकी वारंटी अभी बाकी है। बेस्ट अंदाजा है कि इसके 2% के बराबर टोटल क्लेम आना है। इसमें से बेची हुई चीजों में से इतना क्लेम ऑलरेडी आ चुका, बाकी की प्रोविजन बननी 19। अब इसको बैलेंस करें। चौबीस जी। 1 साल की वारंटी है तो जो इस साल में सेल हुई होंगी उन्हीं के क्लेम अभी रहते होंगे ना, पुराने वाले क्लेम फारे हो गए। इस साल सेल्स हुई हैं इतनी, बेस्ट अंदाजा है कि इसके 2% के बराबर जो अमाउंट है ना उतना क्लेम आएगा। प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस होता है जो भी क्लेम आने हैं, जितने क्लेम इनके अगेंस्ट आ चुके हुए हैं उनकी तो दोबारा प्रोविजन नहीं बनेगी ना, वो माइनस। अब ये 16 कैसे निकला? 54 इस साल क्लेम आए, 38 उनमें पिछले साल की सेल से रिलेटेड थे, तो बाकी 16 इस साल की सेल से रिलेटेड थे। अब करंट टैक्स निकालते हुए हमने इसको एक्सपेंस माना हुआ है, ये एड बैक, और टैक्स वालों ने इसको अलाउ करना है, ये लेस। तो जो हमने मजीद प्रोविजन बनाई वो एड बैक, जबकि एक्चुअल रिपेयर एक्सपेंडिचर ये लेस। है जी, 19 रेफरेंस क्यों नहीं बना रहे? अच्छा, ये चले खैर, इतने दिन तो भी हुए नहीं इसको पढ़ाते हुए, कल ही तो कुछ कराया। नहीं तो मैंने कहा कल मैंने ना सी फैप के पास पेपर के सवाल कराने, तो भी मैं कैफ के करा रहा हूँ, कल सी फैप के सवाल पे हाथ डालूंगा। बोलिए आप क्या कह रहे हैं? 19 तो कह रहे डाउन है ना? दोबारा बोलिए। हाँ हाँ हाँ, यानी आप कह रहे हैं जो सेल्स हैं उनका 2% एक्सपेंस फॉर द ईयर होना चाहिए था, ये कह रहे हैं? चलें ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। 1750 पे 2% लगाएं, कितना बना? 35। ये कह रहे हैं ना फॉर द ईयर एक्सपेंस, ठीक है, एग्रीड। ये क्या है जो पिछले? नहीं 49 तो है चलो शुक्रिया यार, अरे 49 था ये 49 है। ये किन सेल्स से रिलेटेड क्लेम्स हैं पिछले साल? इस 54 में से एक्चुअली कितने क्लेम आए जो पिछले साल से रिलेटेड थे? 38, जबकि हमने अंदाजा 49 का लगा के रखा हुआ था, असल में 38 आए। अब जो 38 आए तो बाकी और आएंगे या बस एक्सपायर हो गए? साल की वारंटी है बस, पिछले साल का ये सीडी था, इसमें से इस साल एक्चुअली 38 के क्लेम आ गए, तो बाकी बाद में कभी आ जाएंगे या बस एक्सपायर हो गए? एक्सपायर हो गए। कितने बचे बाकी? 38 आए हैं, तो उसको रिवर्स कर देना चाहिए ना, रिवर्स कर देंगे 11 को। तो ये ऐसे बना हुआ 24, इस साल का जो बनता था और पिछला साल जो रिवर्स किया वो 24।
है मां? नहीं पंगा थोड़ी दिया यार, पूछा है पूछा था उसने, पंगे वाली क्या बात। पीछे बैठ जा करो यार जाके, वो इतना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, होगा मतलब आप नहीं, आप भी सो जाए यार जाके पीछे। मेरी आवाज क्या ये कहना चाह रहा है कि बड़ी अच्छी नोटिस ये बन गया तो ना लिखा तो फिर कुछ और लिखा होता नहीं मेरा मतलब है फिर कुछ और गाइडेंस होती ना, नहीं फिर कुछ और गाइडेंस होती ना, फिर उसके हिसाब से देखता। पॉइंट नंबर 6, 17.5 मिलियन है, इस साल कोई रिस्ट्रक्चरिंग की होगी, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं कि इस तरह के खर्चों को एक साल में एक्सपेंस ना माने, 5 साल में फैला दें। हमने एक्सपेंस मान लिया होगा, टैक्स वाले उसको 5 साल में फैला रहे हैं, तो हमने जो एक्सपेंस माना हुआ वो ऐड बैक कर दें 17.5, और जो टैक्स वालों ने अलाउ करना है वो लेस कर दे। टैक्स वालों ने करना है 17.5 डिवाइडेड बाय 5, 3.5। पॉइंट नंबर 7, एक्सपेंसेस इंक्लूड। एक्सपेंसेस इंक्लूड यानी फॉर द ईयर इनको एक्सपेंस बनाया हुआ है। कुछ ऐसे एक्रूड एक्सपेंसेस हैं, यानी ये एक्सपेंस बन गए हैं और पे नहीं हुए, जिनको टैक्स वाले पेमेंट बेसिस पे अलाउ करेंगे, तो अभी फिर पे ही नहीं हुए, तभी तो एक्रूवल्स हैं। तो हमने इनको एक्सपेंस बनाया हुआ है, टैक्स वाले अभी नहीं पेमेंट होगी तो अलाउ करेंगे, तो ऐड बैक कर देंगे। कितने हैं? कुछ डोनेशंस हैं जो टैक्स वाले नहीं मानते, ऐड बैक कर देंगे। ये अब वो चीज है वो जो रिलेशनशिप में आनी है। कितने? 5। अदर इनकम में शामिल है कमीशन रिसीवेबल और डिविडेंड रिसीवेबल। ये दोनों की दोनों कैश बेसिस पे टैक्सेबल थी अभी तक, लेकिन आइंदा कमीशन एग्जैम्प्ट होने लगी है और डिविडेंड पे 10% लगने लगा। इस साल तो बहरहाल कुछ नहीं होगा क्योंकि रिसीट नहीं हुई। कैसे पता रिसीट नहीं हुई? लिखा हुआ रिसीवेबल है, तो इस साल तो इनको निकाले ना यहां से, क्योंकि अगर इस साल ये रिसीव हो गए होते तो फिर 30% इन पे लग जाता, लेकिन इस साल रिसीव नहीं हुए, अगले साल होंगे, तो चलिए इनको डेफर्ड टैक्स में देखेंगे, अभी करंट से तो निकाल दें इनको। तो डिविडेंड इनकम भी लेस और कमीशन इनकम भी लेस, 35 और 12। पॉइंट नंबर 9, एडवांस रेंट है लायबिलिटी। एडवांस रेंट यानी मिल चुका, और टैक्स वाले इसको रिसीट पे ही टैक्स लगा देते हैं। हमने तो उसको एडवांस माना हुआ है, हमने तो लायबिलिटी माना हुआ है, लेकिन टैक्स वाले कहना ये इनकम है, तो इसको इनकम बना देंगे। कितनी? 16। बस अगर इस साल रिसीव हो गया होता तो 30 लगता। इतनी देर में होता नहीं है वैसे टोटल। अच्छा ठीक है, वो तो लिख दिया होगा 543। अच्छा पॉइंट नंबर 10 में अगर ये तीसरी लाइन, अभी तो वारंटी पर प्रोविजन है, अगर ये कैरी फॉरवर्ड टैक्स लॉस लिखा होता,
ये जो पॉइंट नंबर 10 है यानी ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं डेफर्ड टैक्स के, तो तीसरी लाइन 14.7 अगर ये प्रोविजन की बजाय कैरी फॉरवर्ड टैक्स लॉस लिखा होता तो हम इसको यहाँ 49 तक पहुंचाते और ये पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड लॉस होता, तो इस साल करंट टैक्स में हम उसको ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कह के लेस करते। तो इसलिए सवाल पे नजर मार लेना कि कहीं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस तो नहीं है, अगर है तो यहां से लेस करना पड़ेगा। ये निकल आया टैक्स प्रॉफिट और इस पे 30% लगा दें तो वो बन जाएगा करंट टैक्स 162.9। ये है जी करंट टैक्स फॉर करंट ईयर। हाँ जी, चलने दे काम के ब्रेक करनी। नहीं, क्लास आधा घंटा पहले खत्म नहीं करनी। हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि 11 तक लेके जाऊँ, आपने खत्म करना। अगर पार्ट बी ना भी मांगा होता तो भी हमें यह काम करना पड़ता। पार्ट बी मांगा हुआ है कि 2018 के ऊपर डीटीए डीटीएल निकाल दें, तो पार्ट बी ना भी कहा होता तो भी हमें वर्किंग तो करनी ही पड़ती। डेफर्ड टैक्स 2018 क्या क्या एसेट्स लायबिलिटीज हैं? एक तो पीपीई है, लेकिन ना इसकी कैरिंग अमाउंट पता था ना टैक्स बेस पता। चलें, जो पता है वो तो करें ना। ट्रेडमार्क कैरिंग अमाउंट 90, ये तो कॉस्ट है। इनडेफिनेट पीरियड है इसलिए ये अमॉर्टाइज ही नहीं हो रहा था, तो यही कैरिंग अमाउंट है पूरी की पूरी। लेकिन टैक्स वाले इसको डेप्रिशिएट करते आ रहे थे जुलाई 15 से लेके 30 जून 16, 30 जून 17, 30 जून 18, 3 साल वो इसको अमॉर्टाइज कर चुके, तो 90 इतना रह गया। ठीक है, 3 साल गए, 70 रह गया। और कोई एसेट? हाँ जी, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 ये तो पीपी की चीजें। पीपी का कोई नहीं कैरिंग अमाउंट दी हुई, कोई कैरिंग अमाउंट कोई टैक्स बेस नहीं है। करता हूं हल इसका। पॉइंट नंबर 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5 लायबिलिटी है। पॉइंट 6 पॉइंट नंबर 6 एसेट है। ये वो एसेट है जिसको हमने एहतरामन एसेट कहा होता है। ऐसा एक्सपेंस जो पे हो चुका और उसकी टैक्सेशन अभी फ्यूचर में फैली हुई है, उसको हमें यहां लाना पड़ता है जीरो कैरिंग अमाउंट के साथ। और टैक्स बेस कितनी जो अभी फ्यूचर डिडक्शन मिलनी बाकी है, तो वो है जी 17.5 में से इतनी मिल गई है, बाकी कितनी, ये इसकी टैक्स बेस। पॉइंट नंबर 7 लायबिलिटी है। पॉइंट नंबर 8 हाँ जी, कमीशन रिसीवेबल और डिविडेंड रिसीवेबल। कैरिंग अमाउंट कितनी, डिविडेंड की 35, टैक्स बेस कैश बेसिस पे हुआ करता था, लेकिन अब से ये एग्जेम्प्ट हो गया है, तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नॉट टैक्सेबल, तो टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट। और डिविडेंड स्टिल कैश बेसिस पे ही है, इसकी टैक्स बेस 0, लेकिन टैक्स रेट इस पे लगेगा 10। चलें, एसेट्स हो गए, लायबिलिटीज। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 प्रोविजन फॉर रिपेयर्स।
कैरिंग अमाउंट इसकी, कैरिंग अमाउंट 19, टैक्स बेस 0. पॉइंट नंबर 6 हो गया. 7 एक्रूड एक्सपेंसेस. टैक्स वाले इनको कैश बेसिस पे अलाउ करेंगे. कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस 0. टैक्स वाले इनको कैश बेसिस पे अलाउ करेंगे. पॉइंट नंबर 8 हो गया. पॉइंट नंबर 9 एडवांस रेंट. टैक्स वाले कैश बेसिस पे टैक्स करते हैं. कैरिंग अमाउंट 16, टैक्स बेस 0. अब रह गया मसला पीपीई का. खुद से फिगर लेके एक बात बता रहा हूं ऐसी. अब ये बात समझा रहा हूं. इस सवाल की फिगर नहीं है, ऐसी बस खुद से फिगर ली है. 150 एडिशन 40 डिस्पोजल 15 डेप्रिसिएशन 20 सीडी 155. टैक्स बेस का बीडी 122 एडिशन 40 डिस्पोजल 12 डेप्रिसिएशन 27 1 2 3. डिफरेंस ओपनिंग कितना 28, क्लोजिंग कितना 32. पिछले साल टैक्सेबल डिफरेंस था, इस साल भी टैक्सेबल डिफरेंस है. हम ऐसे भी चल सकते हैं. अगर आपको बीडीसीडी नहीं पता तो ये फिगर तो नहीं निकल पा रही. ये पता है इनमें डिफरेंस कोई नहीं, इनमें डिफरेंस 3. पॉजिटिव लिखूं नेगेटिव लिखूं? हम लोग एसेट पे पीपीई पे कैरिंग अमाउंट में टैक्स बेस करते हैं कि टैक्स बेस माइनस कैरिंग अमाउंट? तो -15 माइनस -12 +7 -7 -20 -27 +27 32. यानी अगर हमें ओपनिंग क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस नहीं पता तो फिर हम टैक्सेबल डिफरेंस नहीं निकाल सकते. निकाल सकते हैं अगर ओपनिंग टैक्सेबल डिडक्टेबल डिफरेंस पता हो और जो फॉर द ईयर ट्रांजैक्शन हुई है उनका डिफरेंस पता हो. तो जब उनका डिफरेंस पता हो तो हम इस ओपनिंग डिफरेंस में इन डिफरेंसेस को एडलेस करेंगे तो क्लोजिंग डिफरेंस निकल आएगा. और मकसद यहां पर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस निकालना नहीं होता, मकसद डिफरेंस निकालना होता है. अगर हमें इनके बगैर भी ये डिफरेंस पता चल जाए तो ठीक है, पता चल गया. तो इस सवाल में आपको एसेट्स की पीपीई की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस नहीं बताएगी, लेकिन ये फिगर्स पता है. अगर ऐसा कुछ लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो मैं वर्किंग करता हूं. अगर ऐसी कोई बात लिखना चाहें कुछ अपने अल्फाज में अपने लिए लिख लें.
कैरिंग अमाउंट और टैक्स में इसका क्लोजिंग नहीं पता, लेकिन क्लोजिंग डिफरेंस पता है, कुछ होंडा की ट्रांजैक्शन पता है, तो क्लोजिंग जी बिल्कुल, हमें अल्टीमेटली तो क्लोजिंग डिफरेंस ही चाहिए था। हमें ना डिफरेंस का बीडी पता है, कैसे? नहीं दिया हुआ। ओपनिंग डीटीएल दिया हुआ है, कितना? 34 पॉइंट। ये डिफरेंस पे 30 लगा के बना था, तो इसका मतलब ओपनिंग डिफरेंस 115 था। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे? डीटीएल पॉजिटिव है तो फिर इसका मतलब टैक्सेबल डिफरेंस था। एडिशन इस साल हुई है कोई? नहीं। डिस्पोजल हुआ है 15, दोनों में 15 का डिफरेंस है, तो +15 के -15 पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा 15। डिस्पोजल लेस होता है तो अकाउंटिंग ज्यादा है। डेप्रिसिएशन ये भी अकाउंटिंग ज्यादा है तो लेस होती है 45। कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस करते हैं, तो चूंकि अकाउंटिंग वाली फिगर ज्यादा है तो अकाउंटिंग वाली ही का साइन आ गया माइनस, तो क्लोजिंग आ गया 55। ये 55 है जो यहां पर आ जाएगा सीधा। $27, $14, $35, $19, $26, $16। और अगर करंट टैक्स की वर्किंग में यहां लॉस आ गया होता तो करंट टैक्स तो 0 होता, लेकिन वो कैरिड फॉरवर्ड लॉस होता, वो यहां लिख देते। इन सब पे 30 है, बस इस पे 10 था, तो ये हो गया 3.5, बाकी 16.5, 27 पे 7 पॉइंट। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। होए कर लिया भाई। चलिए अभी तो नहीं, काफी है। टैक्स का नोट, करंट टैक्स वर्किंग 2.5, डेफर्ड टैक्स कहीं पर टैक्स रेट चेंज है, कहीं को टैक्स फॉर प्रायर ईयर,
तो बस वो डब्बों की जरूरत ही नहीं है, करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स बस। डेफर्ड टैक्स ये तो क्लोजिंग निकाला, ये यहां लिख दो। ओपनिंग कितना था? 25.2 था, तो ये तो कम हो गया। बीडी ज्यादा था, ये कम हो गया। टी अकाउंट बनाना, टी अकाउंट बना ले, अदरवाइज कम हो गया तो नेगेटिव आ जाएगा। डीटीएल पहले था ज्यादा, अब कम हो गया तो नेगेटिव टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा। नहीं तो टी अकाउंट बना के देख लें, कोई बता नहीं। हाँ जी 19.6 142.9 162.9 था, 9 था भाई। पॉइंट रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्स एक्सपेंस। ये किससे स्टार्ट होगा? पीबीटी से। कितना पीबीटी? 508। इस पे लगेगा 30%। 508 इंटू 30 152.4। करंट टैक्स की वर्किंग हेल्प करेगी। कहीं पर कोई एग्जाम्ड इनकम लेस की होगी, कहीं पर कोई इनएटिमिजेबल एक्सपेंस एड बैक किया होगा, तो वो करंट टैक्स की वर्किंग हेल्प करेगी। था कुछ ऐसा, एक डोनेशन थी जो अलाउड नहीं है, तो वो डोनेशन वाला कितनी थी, इस पे 30 लगा के हम यहां ऐड कर देंगे। और कुछ? हाँ जी, कमीशन का क्या? इस साल तो नहीं थी वो एग्जाम्ड, इस साल तो एग्जाम्ड नहीं है वो। हाँ जी, कमीशन इनकम इस साल तो एग्जाम्प्ट नहीं है, वो तो अगले साल जाके एग्जाम्प्ट होगी। हाँ तो फिर है, हाँ नहीं कुछ तो है, लेकिन वो तो इस साल एग्जाम्प्ट नहीं है ना, वो तो अगले साल एग्जाम्प्ट होगी। है टैक्स ने मैच नहीं कर रहा। अच्छा इसीलिए ना, देखें मैंने आपको कहा था बेशक आप उन 6 लाइनों को याद करें लेकिन समझें भी। इस साल नहीं है वाकई कमीशन एग्जाम्प्ट, लेकिन इस साल चूंकि रिसीव नहीं हुई थी तो हमने करंट टैक्स निकालते हुए तो उसको रिवर्स कर दिया। तो चलो रिसीवेबल होती, डेफर्ड टैक्स बन जाता। डेफर्ड टैक्स भी नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि अब अगले साल वो एग्जाम्प्ट हो जानी है, इसलिए डेफर्ड टैक्स भी नहीं बना। वरना रिसीवेबल है, डेफर्ड टैक्स बन जाता, इसलिए नहीं बना क्योंकि अगले साल एग्जाम्प्ट हो जानी है, तो इसलिए यहां पर उसको लिखेंगे। देखें पीबीटी में वो शामिल है, इसके अंदर वो कमीशन शामिल है, और इस पे रेट लगने से उस पे रेट लग गया, जबकि उस पे ना ही करंट टैक्स बना है और ना ही डेफर्ड टैक्स बना है, इसलिए यहां से वो माइनस हो जाएगी। कितनी थी? 30%। और कुछ? अगर उस लिस्ट कोई 6 आइटम 7 आइटम याद करके आगे चलें तो कोई हायर लोअर टैक्स रेट। करंट टैक्स तो नहीं लगा, लेकिन हमने डेफर्ड टैक्स बनाया है। अभी ये डेफर्ड टैक्स बनाया है, तो हमने डिविडेंड के ऊपर 10% डेफर्ड टैक्स बनाया है, और हमने इसको टैली करंट टैक्स से नहीं कर रहे होते, टोटल से कर रहे होते हैं, तो हमने डिविडेंड पे करंट ना से डेफर्ड टैक्स बना लिया है, तो 10% बनाया है, तो 20 बना के लेस कर देते हैं। 35 पे 20% लगा के लेस। so, 143.3। कमीशन जो है ये जो एग्जाम्प्ट इनकम वाला था वो है। हाँ जी, क्योंकि उस पे हम करंट टैक्स तो नहीं बना रहे, लेकिन डेफर्ड टैक्स बना लेते रिसीवेबल की वजह से। डेफर्ड टैक्स भी नहीं बन सका क्योंकि आइंदा एग्जाम्प्ट हो जानी है।
देखें एग्जाम्प्ट का मतलब है उस पर कोई टैक्स नहीं बना, तो जिसपे करंट डेफर्ड दोनों नहीं बने वो यहां आ गए। इस पे करंट तो नहीं बना लेकिन डेफर्ड बना है 10, तो इसलिए 20 लगा के लेस किया। ठीक है भाई, लेक्चर 99 में मिलते हैं।